और बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कानपुर से है। एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। लब जिहाद के मामलों पर रिपोर्ट सौंपी है एसआईटी ने। विदेशी फंडिंग के सबूत नहीं मिले हैं। धर्म परिवर्तन में नहीं हुआ कानून का पालन। 4 मामलों में लड़के लड़की पूर्व परिचित ही निकले हैं। साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। 3 मामलों में नाम बदलकर लड़कों ने धोखा दिया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। विदेशी फंडिंग के कोई सबूत एसआईटी को नहीं मिले हैं। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन में कानून का पालन नहीं किया गया है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। और 4 मामलों में लड़के और लड़की पहले से ही परिचित निकले हैं। श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। श्याम, एसआईटी की रिपोर्ट में और क्या कुछ खास है? देखिए, आपको बता दें कि कानपुर में जब सालनी के फिजा बनने का मामला सामने आया था, इसके बाद लगातार 6 मामले सामने आए, जिनमें से कई परिजनों ने जाकर के आईजी से शिकायत की। तब आईजी ने इस मामले को संगीनता से लेते हुए जो लव जिहाद का मामला है पूरा, उसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया था। एसपी साउथ दीपक भूकर के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी पिछले 3 महीने से लगातार जांच कर रही थी। इस कमेटी ने कुल मिलाकर के 14 मामलों की जांच की, जिनमें से 11 मामलों में चार्जशीट लगाई गई है। 3 मामले ऐसे थे जिनमें कि लड़कियों ने लड़कों के पक्ष में बयान दिया और उनमें एफआईआर लगाई गई। इसके अलावा कई मामले ऐसे सामने आए जिनमें लड़कों ने अपना नाम बदल करके लड़कियों से दोस्ती की और बाद में उन्हें अपना असली परिचय बताया, जब उन्होंने उनको अपने जाल में फंसा लिया। कुल मिलाकर के जो लब्बो-लुआब इसका यह है कि जो एसआईटी शुरुआती दौर में जांच कर रही थी विदेशी फंडिंग की, क्योंकि माना यह जा रहा था कि जो गरीब परिवार के लड़के हैं वो हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से संगठित अपराध और इसके अलावा विदेशी फंडिंग की बात की जा रही थी। इस मामले में पुलिस को कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखी है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग का मामला सामने नहीं आया, इसके अलावा किसी तरीके संगठित तरीके से इस अपराध को अंजाम नहीं दिया जा रहा था। लेकिन 4 लड़के एक साथ कनेक्टेड थे जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और इन्होंने दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसा करके उनका निकाह कराया। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी मामलों में लड़कियों का नाम बदल करके उनका निकाह कराया गया है, जिसमें नाम बदलने का जो तौर तरीका है, जो कानूनी तरीका है, उसका पालन नहीं किया गया। इसके अलावा जो निकाह कराया गया और निकाह के लिए धर्म परिवर्तन कराया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अवैध घोषित कर रखा है और इनमें किसी तरीके कानून का पालन नहीं किया गया। जी, बहुत शुक्रिया श्याम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर फर्जी सीबीआई अधिकारी पकड़ा गया है। असली सीबीआई ने फर्जी सीबीआई अधिकारी को पकड़ा है। सीबीआई का फर्जी डीआईजी राजीव सिंह पकड़ा गया है। आरोपी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बुलंदशहर का रहने वाला है आरोपी राजीव सिंह। आरोपी के पास से 2 देसी पिस्टल भी बरामद की गई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। यहाँ पर फर्जी सीबीआई अधिकारी को पकड़ा गया है। उसका नाम राजीव सिंह है। बुलंदशहर का वो रहने वाला है। उसके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में 2 देसी पिस्टल बरामद की गई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं और दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, आरोपी का नाम राजीव सिंह है, जो मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। और ये राजीव सिंह जो है अपने आप को सीबीआई का डीआईजी ऑफिसर बताता था और कई जगह से गलत तरीके से अवैध वसूली करता था, लोगों को डराना धमकाना और गलत तरीके से सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। लिहाजा जब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई इसको हिरासत में लेकर इससे बाकायदा पूछताछ कर रही है और आज यूपी के बुलंदशहर और अलीगढ़ में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इसके लोकेशन से बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद उसको जांचा परखा जा रहा है। एक तरह से समझा जा सकता है कि सीबीआई ने डीआईजी लेवल का पद जो होता है काफी बड़े लेवल का होता है और ये अधिकारी बन करके, एक फर्जी अधिकारी बन करके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों को फोन करता था और किस तरह से सरकारी काम में गलत तरीके से उसको करवाता था, तो ये सब तमाम मामलों पर विस्तार से खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले वक्त में कुछ और भी गिरफ्तारियां संभव है। और उनके घर से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, काफी मात्रा में जो बैंक के डिटेल्स जो है वो बरामद किया गया है। तो इसके अकाउंट में कितने पैसे थे, कहाँ कितनी ज्वेलरी है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से खंगाला जाएगा। शुक्रिया शंकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर नकली फूड सप्लीमेंट बरामद हुआ है। करोड़ों रुपए के नकली फूड सप्लीमेंट बरामद किए गए हैं। 3 आरोपी भी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं।
जिम करने वाले युवाओं को ये लोग सप्लाई किया करते थे। हरियाणा, महाराष्ट्र में सप्लाई होती थी। दिल्ली समेत कई राज्यों में सप्लाई किया करते थे। क्राइम ब्रांच ने अब ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर नकली फूड सप्लीमेंट बरामद किया गया है। बड़े पैमाने पर नकली फूड सप्लीमेंट बरामद हुआ है यहां पर, और साथ ही साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में शुरुआती जानकारी यही मिली है कि जिम करने वाले युवाओं को ये लोग सप्लाई किया करते थे। हरियाणा, महाराष्ट्र में इनकी सप्लाई हुआ करती थी। दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में भी सप्लाई का कारोबार चल रहा था। क्राइम ब्रांच को इस बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं, कहां पर ये सप्लीमेंट तैयार किए जा रहे थे और अब तक कहां-कहां इन लोगों ने इस सप्लीमेंट की सप्लाई की है। इन तमाम बातों की जांच पड़ताल अब क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। और मुजफ्फरनगर से बिनेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिनेश, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जो ये फूड सप्लीमेंट है, ये विदेशी कंपनियों के बड़े ब्रांडों के नाम पर ये मिश्रित प्रोटीन तैयार करते थे, जिसमें कई दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो उन युवाओं के लिए बहुत गंभीर बीमारी को न्योता देते थे और उनके कई शारीरिक पार्ट को भी खराब करते थे और उसी को मिलावट करके बेचते थे। इसमें करोड़ों रुपए का ये माल बरामद किया गया है। एक बड़ी सफलता मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर माफिया पर एक्शन जारी है। माफिया दिलीप मिश्रा पर एक और कार्रवाई हुई है। दिलीप मिश्रा की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। 3 मंजिला बिल्डिंग पीडीए ने गिरा दी है। बिना नक्शा पास किए हुए इसका निर्माण करवाया गया था। फतेहगढ़ जेल में बंद है दिलीप मिश्रा और अब अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक और इमारत पर कार्रवाई हुई है। इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। 3 मंजिला इमारत थी। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि बगैर नक्शा पास करवाए ही इसका निर्माण करवाया गया था, लिहाजा अब इसको ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल आपको यहां पर यह भी बता दें कि दिलीप मिश्रा फतेहगढ़ जेल में बंद है और उसके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों की जांच पड़ताल की जा रही है। उन पर एक के बाद एक कार्रवाई भी हो रही है। कुछ संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और कुछ अवैध इमारतों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ये 3 मंजिला इमारत ढहा दी गई है। प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माफिया पर एक्शन लगातार जारी है। दिलीप मिश्रा की एक और बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। 3 मंजिला इमारत बगैर नक्शा पास करवाए ही बनवाई गई थी, पीडीए का आरोप है और इसी के तहत अब यह कार्रवाई की गई है। पीडीए के अधिकारियों की मौजूदगी में आज इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है और दिलीप मिश्रा फतेहगढ़ जेल में बंद है। प्रयागराज से सर्वेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई से जुड़ी हुई? देखिए, दिलीप मिश्रा जो है वो टाटा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और हिस्ट्री टीचर भी हैं। उनके खिलाफ 45 से ज्यादा मुकदमे यूपी और महाराष्ट्र में दर्ज है और इन दिनों फतेहपुर जेल में बंद है। उनकी 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क किया था और उनका एक जो कॉम्प्लेक्स है उसको पहले भी ध्वस्त किया जा चुका है, जो कि नैनी के ही यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने था। आज ये दूसरी बड़ी कार्रवाई हो रही है, जहाँ पर एक 3 मंजिली इमारत है जो अवैध मार्केट है, इसका नक्शा नहीं पास था और इसी को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था और उसी क्रम में आज 4 जेसीबी मशीनों के साथ यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचे हैं। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब शुरू की गई है। पहले मकान को खाली कराया गया था क्योंकि ये कमर्शियल प्लेस था और इसको खाली कराने के बाद अब यहाँ पर जेसीबी मशीनों से इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करीब 2-3 घंटे में इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में शादियों के लिए एडवाइजरी जारी हो गई है। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही अब शामिल हो सकते हैं। कम क्षमता वाले मैरिज हॉल में सिर्फ 50 लोगों को ही मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ शादी में बैंड और डीजे पर पाबंदी भी लगा दी गई है। बुजुर्ग बीमार शादी में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस आ गई हैं और इसके तहत अब एक समारोह में सिर्फ और सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैरिज हॉल की क्षमता कम है तो वहां पर 50 लोगों को ही मंजूरी दी जाएगी।
शादी में बैंड और डीजे पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा बुजुर्ग और बीमार लोगों को भी शादी में शामिल होने की परमिशन अब नहीं होगी। यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, मतलब कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अगर आप नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में शादी समारोह में अब सीमित लोगों की संख्या में ही समारोह का आयोजन करना होगा। अब शादी समारोह में महज 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट उमाशंकर सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते नोएडा में शादी के नियम बदल गए हैं। अब शादी में 200 की जगह 100 लोगों की परमिशन होगी और अगर इन नियमों का कोई पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट उमाशंकर जी हमारे साथ मौजूद है इस विषय पे बात करने के लिए। सर, ये बताइए, अब नए नियम क्या आ गए हैं? अभी कल से 100 लोगों की परमिशन दी जा रही है। 100 लोगों की परमिशन उनको मिलेगी और यदि 100 से अधिक होंगे तो उसमें विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमारे दिल्ली में कोरोना के केसेस काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बॉर्डर में भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, टीमों को गठन करके सभी बॉर्डर के पॉइंटों में, और यहाँ भी जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें चेक किया जाएगा कि राज्य सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन का उन आयोजनों में पालन हो रहा है कि नहीं। ये नहीं हो रहा है तो उसमें उनको दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। सर, क्या आप लोग रैंडम चेकिंग भी करेंगे? आपने जैसे 100 लोगों की परमिशन दे दी, तो क्या आप लोग रैंडम चेकिंग भी करेंगे वहाँ पे जाके, और अगर कोई ऐसा मिलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, उसकी रैंडम भी चेकिंग की जाएगी कि मतलब उस आयोजन में 100 से अधिक लोग तो भाग नहीं ले रहे, उसकी रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए प्रोटोकॉल के तहत? सैनिटाइजर, मास्क, इन सब चीज़ का अनुपालन होना चाहिए और हैंड वॉश के भी उन लोगों को प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग जो आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं साबुन से और पानी से हाथ धुलें और सैनिटाइज करें पूरे कैंपस को। सर, ढोल नगाड़े या शादी में डीजे? नहीं, उसका कोई शासनादेश में उल्लेख नहीं है, वो परमिशन नहीं है। हाँ, उसका उल्लेख नहीं है। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। सुना आपने, ये थे सिटी मजिस्ट्रेट उमाशंकर जी, जिनका साफ कहना था कि शादी में कोविड के चलते नियमों को ज़रूर बदला गया है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो इसमें सहयोग करें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली में हालात बद से बदतर हो गए हैं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दिसंबर में हालात बेकाबू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। 27 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में हालात बद से बदतर हो गए हैं। आशंका इस बात की है कि दिसंबर में हालात बेकाबू हो सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। अब 27 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। उधर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। यूपी से रोजाना नौकरी के लिए दिल्ली जाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके और उनके परिवारों का टेस्ट भी करवाया जाएगा। एनसीआर के 5 जिलों में टीमें बनाई गई हैं। कुछ लोगों को नए तौर पर शामिल किया गया है। दिल्ली की वजह से यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार अपने तर्क दे रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली की वजह से यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी है? हमारी तैयारी तो मार्च से हमने जो तैयारी शुरू की थी वो आज हमने और उसको सुदृढ़ किया है और मजबूत किया है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमने पूरी तरह से अपनी तैयारी टेस्टिंग के क्षमता को बढ़ाना इस 9 महीने के अंदर और बेड की उपलब्धता करना, उसके साथ जितने भी हमारे उपकरण है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, L3 व्यवस्था, वेंटिलेटर्स, हर प्रकार की मशीन की हमने तैयारी पहले से जो की थी और हमारा चल ही रहा था उसको और हमने दोबारा समीक्षा करके उन 5 जनपदों में जो हमारा NCR एरिया जो कहलाता है मेरठ के कमिश्नरी में, वहाँ हमने उसको दोबारा प्रमुख सचिव को भेज के उसका समीक्षा कराया। जो हमारे टीम्स में कमी है या कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो कमी आ रही थी उसको हमने ठीक करने के लिए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया कि दिल्ली से जितने भी लोग आएंगे वो चाहे ट्रेन से, चाहे प्लेन से या फिर बॉर्डर पर, सभी की सैंपलिंग कराई जा रही है?
नहीं, सभी के तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, बट रैंडम सैम्पलिंग करने की हम लोग ने तैयारी कर भी दी है, उसमें कुछ आदेश भी दे दिए हैं। तो वो हमने टीम बना के वहाँ पर रखा भी है, जो ट्रेन से आएंगे, जो रोड से आएंगे, ज़्यादा करके रोड से, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि बहुत सारे लोग यहाँ इस साइड भी रहते हैं, उस साइड भी रहते हैं, और वर्क वाइज भी उनका दोनों तरफ होता है। तो वो भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, घर घर हम लोग चिन्हित कर देंगे, वो पता चल जाएगा कौन से लोग यहाँ दिल्ली, यहाँ नोएडा में या गाजियाबाद में या मेरठ में रह के और दिल्ली जाते हैं रोज काम करने के लिए, वो पता चल जाएगा। उधर से आने वाले को भी पता चल जाएगा। इन लोगों के घरों में भी हम लोग टेस्टिंग कराएंगे। जितने लोग नोएडा से दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं या दिल्ली से नोएडा में आते, तो उनके सभी लोगों के टेस्ट होंगे? हाँ, सभी लोग के टेस्ट कराएंगे, और उसके लिए हम लोग व्यापक एक योजना बनाए हैं। आज हमारी वीसीबी है, 4:30 बजे सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के 75 जनपदों में, और अलग से निर्देश इनको 5 जनपद वाले को भी दिया जाएगा कि किस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाना है, ताकि ये सुनिश्चित करे कि जो भी चिन्हित मरीज है वो उसके साथ में जुड़े हुए जितने भी कॉन्टैक्ट है वो चिन्हित हो जाए। जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18। वहीं सीएम योगी ने यूपी के 7 मेडिकल कॉलेज में बीएसएल लैब का उद्घाटन किया। ये लैब राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में बनाई गई हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में रोजाना 2.25 लाख कोरोना टेस्ट करने की क्षमता है और कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में बेहतरीन काम हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश अच्छा प्रयास कर रहा है। संक्रमण को रोकने के साथ ही उस पर प्रभावी नियंत्रण करने, 24 करोड़ की आबादी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए जो प्रतिबद्धता हमारी है, अपनी इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर प्रयास चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग आपस में मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग प्रदेश और देश के अंदर और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सार्थक प्रयास भी है। आज ज़्यादातर समाचार पत्रों में आपने देखा है कि भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज 1 ग्लास अमूल दूध। स्टे होम, स्टे फिट। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा राहुल गांधी पर दिए बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और सभी नेताओं को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए और ऐसे बयानों से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये समझता हूं कि जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं उनकी बातों में कोई दम नहीं है। चाहे वो कोई भी नेता हो जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, उनकी बात में किसी तरह का दम नहीं है। आज जरूरत है सबको मिलकर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की। आज जरूरत है देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, नौजवान, बेरोजगार, किसान, गरीब मजदूर की आवाज बनने की। इधर बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कांग्रेस में मचे घमासान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने देर से ही सही सच्चाई को स्वीकार किया है और कांग्रेस पर 5 स्टार कल्चर की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। वहीं लव जिहाद के कानून पर भी उन्होंने समर्थन किया है। पहले सब बोलना था, खैर इन लोगों का आपस का प्रॉब्लम है, हम सारे सीनियर्स हैं इन लोगों के, लेकिन ये बात है कि देश की जनता अब सोच रही है कि वो लोग क्यों कांग्रेस को वोट देते रहे। ये अब देश की जनता को सोचना चाहिए। अब सारा सत्य जब बाहर आ रहा है तो अब जनता को चिंतन और मंथन करना चाहिए कि कैसे वो लोग इतने साल एक पार्टी को जिताते रहे जिसका नाम कांग्रेस है और उसकी सच्चाई क्या है, उनके अंदर की विचारधारा राजशाही है, युवराज वाली है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार युवराज कहते हैं तो गलत कहाँ कहते हैं। देखिए पूरा पार्टी के उन्हीं के पार्टी के लोग बोलने लगे।
किसी भी बिरादरी, अगर विपक्ष की दूसरी जात है, मैं धर्म का नाम नहीं लूँगा, किसी भी धर्म की लड़की को उनके माँ बाप से पूछना अच्छा लगेगा कि कोई दूसरे धर्म का लड़का झूठ नाम से फेसबुक पे प्यार प्रसंग करके, जबरन शादी ब्याह करके, बच्चा प्रेग्नेंट करके और फिर धर्म परिवर्तन का जोर ज़बरदस्ती करे, तो ये अगर ये और इसकी ज़्यादा तादाद बढ़ गई, ऐसे जुर्म की तादाद बढ़ते जा रही, तब ये फैसला अब लेना ज़रूरी पड़ गया कि ऐसा कानून आना चाहिए। प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब बेचने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के साथ लगातार दबिश दे रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं देवरिया, झांसी और बदायूं की, जहां पर पुलिस ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई की है। और देवरिया से 50 शराब तस्करों को, झांसी में 33 और बदायूं में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ और प्रयागराज में जहरीली शराब से कई मौतों के बाद पूरे प्रदेश में जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत झांसी में पिछले 3 दिनों में पुलिस ने अवैध शराब के 33 अड्डों पर छापेमारी की है और 1500 लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 20,000 लीटर से ज्यादा लहन नष्ट किया गया है। पुलिस ने 33 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया है और कई अवैध भट्टियां पर तोड़ी गई हैं। पुलिस ने बताया है कि अभियान आगे भी चलता रहेगा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।